अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुशी आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादोआबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इमरान सीरीज़ के हमने 2 पार्ट्स दिए थे और उसके बाद फिर बीच में दूसरी स्टोरीज़ शुरू कर दी थी, तो इसे ख़त्म करना है। आज मैं इसका 3rd पार्ट लेकर आई हूँ। असल में पहली दफ़ा इमरान सीरीज़ मुंतखब की तो उसमें मुझसे गलती ये हुई कि मैंने बड़े वाला ख़ास नंबर जो होते हैं स्पेशल नंबर वो सिलेक्ट किया। अब स्पेशल नंबर फिर ज़ाहिर है काफ़ी ज़ख़ीम नावल होता है, काफ़ी लंबा नावल होता है और उसमें तमहीद भी उस हिसाब से फिर लंबी होती है। जो भी केस पेश करते हैं वो भी उसकी तफसीलात भी लंबी लंबी होती हैं। तो उसमें ना फ़िलहाल स्टार्ट में थोड़ी बोरियत सुनने वालों को महसूस हुई होगी कि ये किस तरह की, मतलब तेज़ तेज़ एक्शन अभी उसमें सामने नहीं आ रहा। तो बहरहाल इसे ख़त्म करते हैं। इसके काफ़ी पार्ट्स बन जाएंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा नावल है और उसके बाद फिर आइंदा इंशाल्लाह मैं मीडियम साइज़ इमरान सीरीज़ लेकर आया करूँगी ताकि ज़रा तेज़ रफ्तार एक्शन हो और कहीं उसमें तवालत और बोरियत ना आने पाए। तो शुरू करते हैं इमरान सीरीज़ एक्शन ग्रुप का 3rd पार्ट। इमरान ने रिसीवर उठाया, फिर तेज़ी से नंबर डायल करने में मसरूफ़ हो गया। ब्लैक ज़ीरो को उसने अपने लिए चाय बनाने के लिए भेजा था। अबू साले से बात कराएं, मैं प्रिंस ऑफ ढम्प बोल रहा हूँ, पाकेशिया से। इमरान ने राब्ता कायम होती ही कहा। अबू साले तो तिल अबीब में हैं जनाब, आप जैद बिन उसामा से बात कर लें, दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, बात कराओ, इमरान ने कहा। हेलो प्रिंस, मैं जैद बोल रहा हूँ, आपका काम हो गया है। अबू साले की तरफ से भेजी हुई टेप अभी चंद लम्हे पहले मुझे मिली है और अबू साले एक ज़रूरी मसले की गर्ज से वहीं रुक गए हैं, जैद ने कहा। वेरी गुड, तो ऐसा करो कि टेप को रिसीवर के साथ रख कर चलाओ, मैं पूरी टेप सुनना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। ओके सर, होल्ड करें, मैं टेप रिकॉर्डर ले आऊँ, जैद ने कहा और इमरान खामोश हो गया, लेकिन उसकी आंखों में चमक सी उभर आई थी। क्या हुआ, टेप मिल गई? ब्लैक ज़ीरो ने चाय की प्याली इमरान के सामने रखते हुए पूछा और ख़ुद दूसरी प्याली लेकर वो अपनी सीट पर बैठ गया। हाँ, अबू साले तो बहुत तेज़ निकला, चंद घंटों में ही मसला हल कर लिया, लेकिन वो ख़ुद एक रेमिया नहीं आ सका। अलबत्ता उसने टेप भिजवा दी है, अब जैद उसे चलाने का इंतज़ाम कर रहा है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो के चेहरे पर भी इश्तियाक के आसार उभर आए। हेलो प्रिंस, दूसरी तरफ जैद बिन उसामा की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। यस, बोल रहा हूँ, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। टेप सुन लीजिए, जैद ने कहा और इसके साथ ही हल्की सी खटक जैसी आवाज़ उभरी और फिर एक आवाज़ उभरी, हेलो, और इमरान ने ये आवाज़ फ़ौरन ही पहचान ली। ये इसराइल के सदर की आवाज़ थी और इमरान इस आवाज़ को अच्छी तरह पहचानता था, इसलिए उसके चेहरे पर इत्मीनान के आसार उभर आए कि टेप असली है। वज़ीर आज़म चूँकि अभी हाल ही में मुंतखब हुए थे, इसलिए उनकी आवाज़ इमरान के लिए नामानूस थी। उन दोनों के दरमियान बातें होती रहीं और इमरान खामोशी से बैठा सुनता रहा। लाउडर की वजह से ब्लैक ज़ीरो भी ये गुफ्तगू सुन रहा था और उसके चेहरे पर हैरत के तासरात नुमायाँ होते जा रहे थे। फिर गुफ्तगू ख़त्म हो गई और खाली घिरर घिरर की आवाज़ सुनाई देने लगी। इसके साथ ही जैद बिन उसामा की आवाज़ सुनाई दी। प्रिंस, आपने सुन लिया टेप? जैद ने कहा। हाँ, बेहद शुक्रिया, अबू साले का मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर देना, उसने वाकई पाकेशिया के लिए इंतहाई अहम काम किया है, इमरान ने पुरखुलूस लहजे में कहा। जी, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं प्रिंस, आप और पाकेशिया सीक्रेट सर्विस जिस तरह हमारे काज के लिए इसराइल से टकराते रहते हैं, इसका एहसान तो हम क़यामत तक नहीं उतार सकते, जैद बिन उसामा ने कहा। शुक्रिया। अच्छा, ये प्रोटोकॉल ऑफिसर जो कि प्रेसिडेंट हाउस में है, इनका नाम क्या है? मेरे ख़्याल में ये टेप उन्हीं की वजह से इतनी जल्दी वसूल हो गई है। अब आपने पूछ लिया है तो मैं बता देता हूँ, वरना पहले मैं इसलिए ना बताना चाहता था कि इस तरह शायद आप समझते कि फ़लस्तीनी आप पर एहसान करना चाहते हैं। ये टेप वाकई इस प्रोटोकॉल ऑफिसर की मदद से फ़ौरन मिल गई है, लेकिन उसने फ़लस्तीनी काज पर अपनी जान कुर्बान कर दी है। उसका मुलाजिम सिक्योरिटी का आदमी था जिसका उसे इल्म ना था। उसने ये टेप देख लिया और फिर उसने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को इत्तला कर दी, लेकिन इस दौरान हमारा आदमी उससे टेप वसूल कर चुका था। सिक्योरिटी वालों ने उसे गिरफ़्तार कर लिया और अभी हम उसे छुड़ाने के लिए मनसूबाबंदी कर रहे थे कि उसकी लाश एक चौक पर पड़ी मिली। उस पर वाइट स्टार का कार्ड लगा हुआ था और इंतहाई गैर इंसानी तशद्दुद किया गया था।
इसी वजह से अबू सालेह वहीं रुकने पर मजबूर हो गए हैं कि शायद उसने वाइट स्टार को तशद्दुद की वजह से ग्रुप के मुतालिक कुछ बता दिया हो तो उसे संभाला जा सके। कर्नल ब्लाशर इस वाइट स्टार का चीफ है, इंतहाई बेरहम, जालिम और सफ़ाक आदमी। इसराइल का हर शख्स उसके नाम से खौफ खाता है। ज़ैद बिन उसामा ने कदरे भर्राए हुए लहजे में कहा, ओह, अच्छा हुआ कि मैंने पूछ लिया और तुमने ज़िक्र कर दिया। अब इस फ़लस्तीनी भाई का खून मुझ पर कर्ज हो गया। मैं इस कर्नल ब्लाशर से उसके खून के एक एक कतरे का हिसाब लूँगा। इमरान ने कहा, जनाब, हमारी जानें तो अपने काज के लिए वक्फ़ हैं। बहरहाल हम आपके जज्बात के बेहद मशकूर हैं, ज़ैद ने जवाब दिया और इमरान ने एक बार फिर शुक्रिया कहकर रिसीवर रख दिया। ये तो बड़ी अजीब सी बात सामने आ गई है। इसका मतलब है कि ये फ़ाइल इसराइल की तरफ से हमें ख़ास तौर पर भिजवाई गई है और इसके साथ फ़िल्म भी बहरहाल मौजूद है। ब्लैक ज़ीरो ने इंतहाई उलझे हुए लहजे में कहा, मैं अब सारी सूरत हाल समझ गया हूँ। ये फ़िल्म जिसका नाम सदर ने XZ लिया था, इसका कोई ताल्लुक़ पाक एशिया से नहीं है। ये किसी और चीज़ की फ़िल्म है। लेकिन ये फ़िल्म इसराइल के लिए इस कदर अहम है कि जब उसे तलाश करने में नाकामी हुई तो फिर इसकी तलाश के लिए हमें इस्तेमाल करने का प्रोग्राम बनाया गया। वो एक तीर से दो शिकार खेलना चाहते थे। हमें कहा गया कि इस फ़िल्म का ताल्लुक़ पाक एशिया से है, इसलिए लाज़मन हम इसे तलाश करने में अपनी जान की बाजी लगा देते। इस वक्त तक शायद हमें कुछ ना कहा जाता, सिर्फ निगरानी की जाती, या अगर कुछ कहा भी जाता तो फर्जी और ड्रामे के तौर पर। लेकिन जैसे ही हम फिल्म तलाश कर लेते, वो भूखे दरिंदों की तरह चारों तरफ से हम पर टूट पड़ते। इस तरह उन्हें फ़िल्म भी मिल जाती और वो हमारा ख़ात्मा भी कर लेते। लेकिन फिर ये हुआ कि हमें फ़ाइल भिजवाने के बाद इंटेलिजेंस के अफसर ने वो फ़िल्म ढूंढ ली, इसलिए अब उनका मकसद सिर्फ इतना रह गया है कि हम इस फ़िल्म की तलाश में आएँ और वो हमारा ख़ात्मा कर दें। इमरान ने कहा और ब्लैक ज़ीरो ने सर हिला दिया। आपका तज्ज़िया इन हालात में बिल्कुल दुरुस्त है। इसका तो मतलब है कि अब हमें वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, अब बज़ाहिर तो हमारा वहाँ कोई मिशन नहीं है, लेकिन अब मैंने फ़ैसला किया है कि ये XZ फ़िल्म मैं हर सूरत में हासिल करके इसराइल के मुंह पर ऐसा तमांचा रसीद करूँगा कि वो अपने ज़ख़म चाटने पर मजबूर हो जाएगा। मुझे यकीन है कि ये फ़िल्म पाक एशिया, या अगर पाक एशिया नहीं तो फिर हमारी दोस्त सुपर पावर शूगरान के लिए बहरहाल अहम होगी, और अगर ना भी होगी तब भी कम से कम इसराइल के लिए वो बेहद अहम है। और इसराइल के लिए अहमियत सिर्फ वो चीज़ रखती है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो। इसलिए अब ये फ़िल्म हर सूरत में हासिल की जाएगी, चाहे बाद में इसे ज़ाया ही क्यों ना कर दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि इस प्रोटोकॉल ऑफिसर ने हमारी खातिर अपनी जान कुर्बान की है। मैं उसका भरपूर इंतकाम लूँगा और उसके खून का हिसाब ना सिर्फ इस कर्नल ब्लाशर को देना पड़ेगा, बल्कि पूरे इसराइल को उसके खून के एक एक कतरे का कर्ज अपनी तबाही से चुकाना होगा। मैं इसराइल पर कहर बनकर टूट पड़ूंगा, इमरान ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा। और ब्लैक ज़ीरो इमरान को इस कदर जज्बाती देखकर हैरान रह गया, जो एक फ़लस्तीनी की हलाकत पर इस कदर जज्बाती हो रहा था। लेकिन उसके अपने दिल में इमरान की बात से सरसराहट सी फैल गई। उसका अपना दिल चाह रहा था कि वो भी इमरान की तरह इसराइल और मुसलमान दुश्मन यहूदियों को कोई इबरतनाक सबक दे। आप इस मिशन में मुझे भी साथ ले जाएं। आखिर ब्लैक ज़ीरो से ना रहा गया तो वो बोल पड़ा, नहीं, तुम यहीं रहोगे। तुम्हें ग्रेटलैंड से आने वाली इतला भूल गई है? अगर ये इतला दुरुस्त है तो ये खौफनाक मुजरिम किसी वक्त भी पाक एशिया टपक सकते हैं। हमारे मुल्क में बैनुल अक़वामी सरबराह कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हो सकता है इस इतला का ताल्लुक़ इस कॉन्फ्रेंस से हो। मैं कोशिश करूँगा कि कॉन्फ्रेंस से पहले ही इसराइल से वापस आ जाओ, लेकिन ना जाने वहाँ हमें कैसे हालात से वास्ता पड़े और कितना वक्त लग जाए। इसलिए तुम्हारा यहाँ रहना बेहद ज़रूरी है। और मैं इस पर जोलिया, कैप्टन शकील, सफ्तर और तनवीर को भी छोड़ जाऊँगा। इन मुजरमों के मुकाबले के लिए उनकी यहाँ मौजूदगी बेहद ज़रूरी है, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। यस सर, वाकई मुझे इस इतला का ख्याल ही ना रहा था, हालांकि इतला आज ही मिली है, ब्लैक ज़ीरो ने संजीदा होते हुए जवाब दिया। तुम सिद्दीकी, नोमानी, चौहान और खावर को इतला दे दो कि वो इस मिशन के लिए पूरी तरह तैयार रहे। मैं इंतज़ामात करने के बाद किसी भी वक्त उनसे रब्ता कायम कर लूँगा। क्या आप जोसेफ और जवाना को भी साथ ले जाएंगे? टाइट प्लान वाले केस में तो ये साथ गए थे, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। नहीं, सिर्फ टाइगर को साथ ले जाऊंगा, इमरान ने कहा और उठकर लाइब्रेरी की तरफ जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। और ब्लैक ज़ीरो एक लम्हे तक उसे दरवाजे की तरफ जाते देखता रहा। इमरान की संजीदगी और उसका अंदाज़ बता रहा था कि इस पर वाकई इसराइल की तबाही लाजमी है।
इमरान पर जब ऐसा मूड तारी होता था तो फिर वाकई क़यामत टूट पड़ती थी। शायद इस फ़लस्तीनी प्रोटोकॉल ऑफिसर की पुरतशद्दद मौत ने इमरान पर यह मूड तारी किया था, क्योंकि उसकी मौत ना सिर्फ इमरान की वजह से हुई थी। अगर इमरान इस टेप के उसूल के लिए ना कहता तो उसकी मौत भी वाक़या ना होती। और इस ज़ैद बिन उसामा ने मरने वाले की जो हालत बताई थी, इस पर इमरान जैसे आदमी का यही रद्द अमल हो सकता था। ब्लैक ज़ीनो ने एक तवील सांस लेते हुए टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाया ताकि नोमानी वगैरह को मिशन की तैयारी की हदायत दे सके। कर्नल डेविड और कर्नल फ्रांक दोनों दफ्तर की साइड में रखे हुए सोफ़ों पर बैठे थे। दरमियान में मौजूद छोटी मेज़ पर सुर्ख रंग का टेलीफोन मौजूद था और उन दोनों की नज़रें उस फ़ोन पर इस तरह जमी हुई थीं जैसे उन्हें तवक्को हो कि अभी इस फ़ोन से कोई जिन निकल आएगा। इन दोनों के चेहरे सुते हुए थे और आंखों से उलझन के तासरात नुमायाँ थे। और फिर वाकई चंद लम्हों बाद टेलीफोन की घंटी बज उठी और वो दोनों बैक वक्त चौंक पड़े। कर्नल डेविड का हाथ बिजली की सी तेज़ी से हरकत में आया और उसने रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल डेविड स्पीकिंग। कर्नल डेविड ने इंतहाई तेज़ लहजे में कहा। मार्श बोल रहा हूँ जनाब। एंथोनी ने इतला दी है कि इमरान के साथ 5 अफराद बागेशिया एयरपोर्ट से ईरान जाने वाली फ़्लाइट पर सवार हुए हैं और कॉल डिक्टेटर से एंथोनी ने इमरान की एक टेलीफोन कॉल भी मॉनिटर की है। उसने ये कॉल शाम के शहर दमश्क में की है। वहाँ उसने किसी बाकिर नामी शख्स से बात की है और उससे पूछा है कि क्या इंतज़ामात मुकम्मल हो गए, तो उसने जवाब दिया है कि हाँ बिल्कुल मुकम्मल है। इस पर कॉल ख़त्म कर दी गई। मार्श ने कहा। ठीक है, कर्नल डेविड ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसकी आंखें चमक रही थी। काश ये इमरान बागेशिया से बराह रास्त दमश्क जाता तो मैं दमश्क के इस पूरे एयरपोर्ट को ही बमों से उड़ा देता, लेकिन ईरान में हमारा जोर नहीं चल सकता। रेड आर्मी के कर्नल फ्रांक ने दांत किचकिचाते हुए कहा। दमश्क न जाने वो हवाई जहाज़ से पहुंचे, या ये भी हो सकता है कि वो ईरान से जहाज़ पर इराक़ जाए और फिर इराक़ से ट्रेन या सड़क के रास्ते शाम में दाखिल हो। वो बेहद काया और होशियार आदमी है, लेकिन अब कम अज़ कम हमें ये मालूम हो गया है कि इस पर इमरान अपने साथियों समेत दमश्क से हिफ़ा पहुंचेगा और फिर हिफ़ा से वो तेल अवीव में दाखिल होगा। और दमश्क और हिफ़ा के दरमियान इसराइल का सरहदी कस्बा तराबा आता है और तराबा पहुंचे बगैर वो किसी सूरत भी हिफ़ा नहीं पहुंच सकता। इसलिए हमें उसका इस्तकबाल तराबा में ही करना चाहिए, कर्नल डेविड ने कहा। लेकिन तराबा तो मुकम्मल तौर पर अरब कस्बा है और यकीनन इमरान ने तराबा में फ़लस्तीनी गोरीलों से रब्ता कायम कर रखा होगा। रेड आर्मी और GP5 के आदमी अगर वहां पहुंचे तो इमरान को पहले से ही इत्ला मिल जाएगी, कर्नल फ्रांक ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है। मेरे ख़्याल में हमें तराबा से 10 किलोमीटर पीछे हटकर नुखलिस्तान लेला में पड़ाव डालना चाहिए। वहाँ इसराइल का एक खुफिया अड्डा भी मौजूद है। तराबा के बाद पहला पड़ाव नखलिस्तान लेला ही पड़ता है और पानी हासिल करने के लिए तराबा से हिफ़ा जाने वाले हर सूरत में नखलिस्तान लेला से ही गुजरने पर मजबूर होते हैं। इस तरह बड़ी आसानी से वहाँ इमरान और उसके साथियों का शिकार खेल सकेंगे, कर्नल डेविड ने कहा। बिल्कुल ठीक, तुम्हारी तजवीज़ बिल्कुल दुरुस्त है और इस वक्त बड़ा लुत्फ़ आएगा जब कर्नल ब्लाशर को इल्म तक ना होगा और हम इमरान और उसके साथियों की लाशें वज़ीर-ए-आज़म के सामने डाल चुके होंगे। तब वज़ीर-ए-आज़म को एहसास होगा कि उसने हम पर कर्नल ब्लाशर जैसे ना तजर्बाकार आदमी को फ़ौक़ियत देकर कितनी बड़ी हिमाकत की है, कर्नल फ्रांक ने मुस्कुराते हुए कहा। कर्नल ब्लाशर को इतना भी ना तजर्बाकार ना समझो। वो ज़हनी तौर पर इंतहाई अय्यार आदमी, और अगर हम दोनों अचानक ही तेल अवीव से गायब हो गए तो वो लाजमन शक में पड़ जाएगा। उसके पास भी रेड कार्ड है, इसलिए वो फ़ौरन सारी पूछ गुछ मुकम्मल कर लेगा, कर्नल डेविड ने संजीदा लहजे में कहा। तुम्हारी ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन फिर हमें क्या करना चाहिए, कर्नल फ्रांक ने चौंक कर कहा। मेरे जहन में एक तजवीज़ है, अगर तुम मुत्तफ़िक हो जाओ, तो कर्नल डेविड ने सोचते हुए अंदाज में कहा। कर्नल ब्लाशर के मुकाबले में हम दोनों का मफाद मुश्तरका है, इसलिए ज़ाहिर है तुम कोई ऐसी तजवीज़ ही पेश करोगे जो हम दोनों के मफाद में होगी, कर्नल फ्रांक ने कहा। ज़ाहिर है मेरे जहन में कर्नल ब्लाशर को चक्कर देने की एक तजवीज़ आई है। अब हमें तो मालूम है कि इमरान कहाँ है, इसराइल में दाखिल होना चाहता है, लेकिन ब्लाशर को ये मालूम नहीं है। अगर हम उसे इस राज में शरीक कर लें तो एक तो वो हमारी कारकर्दगी पर हैरान रह जाएगा, दूसरा हम दाखिले को वसअत देकर उसे चक्कर दे सकते हैं। वो इस तरह कि हम उसे बताते हैं कि इमरान के मुतालिक पता चला है कि वो होम्स या दमश्क दोनों में से किसी जगह से अंदर दाखिल होगा और उसका प्रोग्राम रेलवे को इस्तेमाल करने का है। और तुम जानते हो कि तुर्की से शाम में दाखिल होने वाली बैनुल-अक़वामी ट्रेन शाम में हलब और हुमा से गुज़र कर होम्स पहुँचती है और फिर होम्स के बाद दमश्क आता है।
रेलवे लाइन से दाखिले का मतलब है कि इमरान पहले होम्स पहुंचेगा और फिर वहां से दमिश्क। ज़ाहिर है कर्नल ब्लाशर अपनी आदत के मुताबिक होम्स का इंतखाब करेगा और हमें कहेगा कि हम दमिश्क को चेक करें ताकि वो हमसे पहले इमरान को होम्स में घेर कर ख़त्म कर सके। इस तरह कर्नल ब्लाशर होम्स रेलवे स्टेशन और उसके साथ वाक़ इसराइल के सरहदी कस्बे हदीदा पर छावनी डालेगा ताकि पहले तो इमरान को होम्स रेलवे स्टेशन पर ख़त्म कर दे और अगर इमरान वहाँ काबू ना आए तो फिर उसे हदीदा में नरके में ले ले। जबकि हम उस पर यही ज़ाहिर करेंगे कि हम दमिश्क को चेक करेंगे मगर हमारा पड़ाव नुखलिस्तान लेला में होगा। जिसका इल्म कर्नल ब्लाशर को ना होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होम्स और हदीदा में उन्हें ना पाकर दमिश्क पहुँच जाएगा, जबकि इस दौरान हम इमरान और उसके साथियों को नुखलिस्तान लेला में घेर चुके होंगे। इस तरह हमारी प्लानिंग कामयाब हो जाएगी और कर्नल ब्लाशर को हमारे मुकाबले में वाज़ेह शिकस्त उठानी पड़ेगी। कर्नल डेविड ने तफसील बताते हुए कहा, वेरी गुड आइडिया कर्नल डेविड, वाकई तुम्हारा जहन इन मामलात में बेहद तेज़ है। ठीक है, करो कर्नल ब्लाशर से बात ताकि बात तय हो जाए तो हम अभी रवाना हो जाएं। कर्नल फ्रांक ने कहा और कर्नल डेविड ने सर हिलाते हुए रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ा दिया। पर उतरे थे जहां दमिश्क में फ़लस्तीनी तंजीम का सरबराह अबू कैस उन्हें लेने के लिए मौजूद था। ये होटल अबू कैस का मखसूस अड्डा था। अबू कैस शख्सियत के लिहाज से काफ़ी बूढ़ा था और उसकी कमर भी आधी से ज़्यादा झुकी हुई थी, लेकिन ज़हनी तौर पर वो इंतहाई होशियार और चुस्त था। यही वजह थी कि दमिश्क जैसे अहम पॉइंट पर उसे फ़लस्तीनी तंजीम का सरबराह बनाया गया था। वो शाकिर सरात के ख़ास आदमियों में से था। यही वजह थी कि इमरान से उसकी अच्छी खासी वाकफ़ियत थी और इमरान ने ईरान से इराक़ पहुंचने के बाद उससे रब्ता कायम किया था। और फिर अबू कैस ने ही उसे मशवरा दिया था कि वो आम फ़्लाइट से दमिश्क आने के बजाय जहाज़ चार्टर्ड करा कर आए, क्योंकि अबू कैस के मुताबिक दमिश्क एयरपोर्ट पर इसराइली इंटेलिजेंस इंतहाई सख्त निगरानी करती है और इमरान को उस प्रोटोकॉल ऑफिसर के पकड़े जाने की वजह से यकीन था कि इसराइल को इमरान और उसके साथियों की आमद की इत्तला मिल चुकी होगी और उन्होंने इसराइल में उनके दाखिले को रोकने के लिए इंतहाई कड़ी निगरानी शुरू कर दी होगी। यही वजह थी कि इस बार इमरान ने एक नए रास्ते से इसराइल में दाखिल होने का प्रोग्राम बनाया था। ये नक्शा देख रहे हो, यहाँ से हम 2 ग्रुप बन जाएंगे। टाइगर मेरे साथ होगा और बाकी तुम चारों एक ग्रुप में होगे। खावर तुम्हारा इंचार्ज होगा। तुमने सिर्फ एक काम करना है, दहशतगर्दी। जहाँ भी जाओ मुकम्मल तबाही मचा दो, जो अहम पॉइंट सामने आए उसे तबाह कर दो, लेकिन तुम्हारा एक्शन सिर्फ ऐसे पॉइंट्स तक महदूद रहेगा जिसमें बेगुनाह इंसान हलाक ना हो, बल्कि ये पॉइंट्स इसराइली हुकूमत के लिए इंतहाई अहम हो, जैसे डैम, पुल, बड़े बिजली घर, छोटी फ़ौजी छावनियाँ, एयरपोर्ट वगैरह। चूँकि तुमने मुसलसल एक्शन में रहना है इसलिए तुम्हारे ग्रुप का नाम एक्शन ग्रुप होगा। तुमने दमिश्क से ट्रेन के ज़रिए होम्स पहुंचना है। होम्स से तुमने जीप के ज़रिए एक सरहदी कस्बा हदीदा से इसराइल में दाखिल हो जाना है और फिर वहाँ से तुमने एक्शन लेते हुए हीफ़ा से गुजर कर तेल अबीब पहुँचना है, जबकि मैं और टाइगर दमिश्क से इसराइल में दाखिल होंगे। यहाँ से सरहदी कस्बा हदीदा से गुजर कर हम सीधे हैफ़ा जाएंगे और फिर हैफ़ा से तेल अबीब। हम दोनों ने तेल अबीब पहुँचने तक कोई एक्शन नहीं लेना। अबू कैस से मेरी बात हो चुकी है, वो हमें बराह रास्त हीफ़ा पहुँचा देगा। उसने याकूब नामी एक शख्स का बंदोबस्त किया है जो इंतहाई होशियार आदमी है और फिर वहाँ से तेल अबीब पहुँचकर हम दोनों ने खामोशी से उस XZ फ़िल्म को तलाश करना। तुम्हारा तेल अबीब तक पहुँचने का फ़ासला बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे यकीन है कि जब तुम्हारा ग्रुप तेल अबीब पहुँचेगा हम उस वक्त तक फ़िल्म तलाश कर चुके होंगे। इसके बाद हमारी वापसी शुरू हो जाएगी। इमरान ने उन्हें तफसील बताते हुए कहा, हम आपका मकसद समझ गए। आप इसराइल की एजेंसियों को पूरी तरह हमारी तरफ मुतवज्जा करना चाहते हैं ताकि आप खामोशी से अपना काम कर सकें। ठीक है, ऐसा ही होगा, चौहान ने सर हिलाते हुए कहा। इस बार तुम्हारा काम इंतहाई मुश्किल होगा। इसराइल का एक एक यहूदी तुम्हारे ख़िलाफ़ होगा और इसराइल की 3 एजेंसियाँ GP5, रेड आर्मी और नई एजेंसी वाइट स्टार तुम्हारे ख़िलाफ़ काम करेंगी, इसलिए तुम लोगों की जानें हर लम्हा मौत के दहाने में होंगी। अगर मुझे यकीन होता कि तुम ये फ़िल्म हासिल कर सकते हो तो फिर मैं ख़ुद एक्शन ग्रुप बनाता, लेकिन ये फ़िल्म तुमसे तलाश ना हो सकेगी, इसलिए ये ज़िम्मेदारी तुम पर डाल रहा हूँ। अगर इस बारे में तुम में से किसी के जहन में कोई भी बात हो तो मुझे अभी बता दो, मैं उसे वापस भिजवा दूँगा। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। इमरान साहब, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं लेकिन अपनी तौहीन करने की इजाज़त नहीं दे सकते। हम पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के मेंबर हैं। आप देखें कि हम कैसा एक्शन लेते हैं, खावर ने मुंह बनाते हुए कहा और इमरान हंस पड़ा। यानी बग़ैर इजाज़त के सब जायज़ है? इमरान ने कहा। बग़ैर इजाज़त के? खावर ने चौंक कर पूछा।
वो तौहीन वाला मसला तुम इजाज़त तो दे नहीं सकते, इसलिए बग़ैर इजाज़त, इमरान ने कहा, और खावर के साथ साथ बाकी साथी भी हंस पड़े। अब मसला रह गया इसराइल में असलहे के उसूल और वाकफ़ियत का। तो इस सिलसिले में तुम्हारी सिर्फ इतनी मदद की जा सकती है कि तुम्हें होम से थोड़ा सा असला और जीप देकर भेजा जा सकता है, और एक लिस्ट इसराइल के मुख्तलिफ़ शहरों में फ़लस्तीनी तंजीमों के इत्तेहादियों की। लेकिन उनसे रब्ता सिर्फ इसी सूरत में किया जाएगा जब इंतहाई इमरजेंसी हो, वरना तुम्हारी कोशिश यही होगी कि सब कुछ तुम अपने तौर पर करो। उन पॉइंट से तुम्हें असला भी मिल सकता है, लेकिन ये सोच लेना कि तुम इसराइल में हो, जहाँ एक एक बच्चा तुम्हारा दुश्मन होगा, इमरान ने कहा, और जेब से एक कागज़ निकाल कर खावर की तरफ बढ़ा दिया। ठीक है, आप बेफिक्र रहें, खावर ने कागज़ खोल कर देखते हुए कहा। इन्हें तुमने ज़ुबानी याद करना है, वरना ये कागज़ इसराइल के हाथ चढ़ गया तो फिर फ़लस्तीनियों की शामत आ जाएगी। वहाँ तुम्हारा कोड डान होगा। इस लफ्ज़ को तुम किसी भी फ़िक्रे में इस्तेमाल कर सकते हो या बराह रास्त यही लफ्ज़ कह सकते हो। इसका फ़ैसला सिचुएशन देख कर करना। उन लोगों को अबू कैस के ज़रिए इत्तला भिजवा दी गई है, ये तुम्हारे साथ मुकम्मल तावन करेंगे, इमरान ने कहा, और खावर ने सर हिला दिया। हमने कब यहाँ से रवाना होना है? खावर ने कहा। अब से 4 घंटों बाद गाड़ी दमिश्क से होम्स जाएगी। तुमने उस गाड़ी में सवार होना है। अबू कैस के आदमी तुम्हें होम्स तक पहुँचा देंगे। तिल अबीब पहुँचकर तुम शराका होटल देख लेना। ये दारुल हुकूमत के मेन रोड पर एक काफ़ी बड़ा होटल है। इस पर जहाज़ी साइज़ का एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर होटल का नाम दर्ज है। जब तक ये बोर्ड तुम्हें नज़र आता रहे तब तक यही समझना कि मैं फ़िल्म हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ, इसलिए तुमने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखनी है। हाँ, जब इस बोर्ड के बजाय तुम्हें वहाँ होटल के नाम का नेवन साइन जलता बुझता नज़र आए तो समझ लेना कि काम हो गया है। फिर तुम होटल के काउंटर पर जाकर डान कहोगे तो तुम्हें मुझ तक पहुँचा दिया जाएगा, इमरान ने कहा, और खावर और बाकी साथियों ने सर हिला दिए। अब तुम आराम करो। चलने से 1 घंटा पहले तुम्हें मेकअप बॉक्स मिल जाएगा। अपनी मर्ज़ी का मेकअप कर लेना। होम्स में तुम्हारे लिए एक ताकतवर इंजन की जीप मौजूद होगी जिसमें हर किस्म का असला मौजूद होगा। अबू कैस के आदमी तुम्हें उस जीप तक पहुंचाने के बाद फ़ारिग हो जाएंगे। इसके बाद एक्शन ग्रुप एक्शन में आ जाएगा, इमरान ने मज़ीद तफसीलात बताते हुए कहा, और इस बार भी उन चारों ने सर हिला दिए। आओ टाइगर, हम रवाना हो जाएं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कुर्सी से उठकर कहा। क्या मतलब, क्या आप अभी जाएंगे? खावर और उसके साथियों ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, हमारे लिए ट्रेन का मसला नहीं है। हम यहाँ से जीप के ज़रिए सरहदी कस्बे हदीदा और फिर वहाँ से हिफ़ा और तिल अबीब जाएंगे, इसलिए तिल अबीब तक खुदा हाफिज़, इमरान ने कहा, और इसके साथ ही उसने मुसाफे के लिए खावर की तरफ हाथ बढ़ा दिया। खावर ने बड़े पुरजोश अंदाज में मुसाफा किया। अरे अरे आहिस्ता, मैं तो नॉन एक्शन टाइप आदमी हूँ, इमरान ने कहा, और खावर कहका मारकर हंस पड़ा। फिर इमरान ने बारी बारी बाकी साथियों से मुसाफा किया और टाइगर को साथ लेकर वह इस तहखाने से निकलकर एक राहदारी से होता हुआ होटल के हाल में पहुंच गया। हाल की दाईं तरफ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी। इमरान और टाइगर ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर एक और कमरे में पहुँचे। ये कमरा दफ्तर के से अंदाज में सजा हुआ था, लेकिन यहाँ कोई आदमी मौजूद ना था। इमरान ने दफ्तर का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और फिर एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोली और उसमें रखा हुआ एक मेकअप बॉक्स निकाला। आओ पहले तुम्हारा मेकअप कर दूँ, इमरान ने एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए टाइगर से कहा, और टाइगर सर हिलाता हुआ कुर्सी की तरफ बढ़ गया। इमरान के हाथ तेज़ी से टाइगर के चेहरे पर चलने लगे और फिर तकरीबन 15 मिनट बाद टाइगर का चेहरा तब्दील हो चुका था। टाइगर के मेकअप के बाद इमरान ने अपना मेकअप करना शुरू किया, और फिर मेकअप करने के बाद उसने मेकअप बॉक्स वापस अलमारी में रखा और फिर मेज़ पर पड़े हुए टेलीफोन की तरफ बढ़ गया। उसने रिसीवर उठाया और फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, रब्ता कायम होती दूसरी तरफ से एक पतली सी आवाज़ सुनाई दी। प्रिंस बोल रहा हूँ अबू कैस, हम रवानगी के लिए तैयार हो चुके हैं, इमरान ने कहा। ठीक है, होटल से निकलकर मदाइन रोड पर पहुँच जाएं। मदाइन रोड पर हेड पोस्ट ऑफिस की बहुत बड़ी बिल्डिंग है। उसकी पार्किंग में हर वक्त गाड़ियों की भरमार रहती है। वहाँ जीप नंबर LX1581 मौजूद होगी। सीट पर याकूब मौजूद होगा। ये मेरा ख़ास आदमी है। यह सारे इलाके का कीड़ा है, इंतहाई ज़हीन, होशियार और काबिल एतमाद आदमी है। तुमने उसके पास जाकर सिर्फ प्रिंस का नाम लेना है, वो तुम्हें लेकर रवाना हो जाएगा। जीप की खुफिया खानों में ज़रूरी असला भी मौजूद है। याकूब तुम्हें हिफ़ा तक साथ ले जाएगा। इसके बाद अगर चाहो तो याकूब आपके साथ रहेगा, वरना वापस आ जाएगा। अबू कैस ने बोलना शुरू कर दिया।
ठीक है, शुक्रिया। मेरे साथी भी तैयार हैं। उस सिलसिले में इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं ना? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, लेकिन उनका इंचार्ज कौन होगा? अबू कैस ने जवाब दिया। खावर नाम है उसका, इमरान ने जवाब दिया। ओके ठीक है, अबू कैस ने जवाब दिया और इमरान ने उसे खुदा हाफिज़ कहकर रिसीवर रख दिया। आओ टाइगर, इमरान ने टाइगर से कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वाओ, ज़बरदस्त। अब कहानी अपनी फुल उसकी जो पिक्चर है ना, पूरा प्लॉट है कहानी का, वो सामने आ गया है और बहुत बेहतरीन होगी ये कहानी, क्योंकि इस तरह की जितनी इमरान सीरीज़ हैं जिनमें इमरान बहुत संजीदा और शफ़ाक मूड में आ जाता है, तो फिर जो तबाही वो फैलाता है, मज़ा आ जाता है पढ़ के। तो अभी भी उसने जिस तरह से एक्शन ग्रुप बना दिया है, और अब देखते हैं कि खावर, सिद्दीकी, चौहान और नोमानी चारों मिलकर कैसा एक्शन करते हैं और किस तरह की तबाही फैलाते हैं, कैसा इंतकाम लेते हैं इसराइल से। अब मुझे दें इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।